आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान के.बी. जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, जिस तरह आप जानते हैं कि थिएटर की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम पद्मश्री मोहम्मद अली बेग, जो आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं। मोहम्मद अली बेग साहब, हाँ, आपका बहुत बहुत वेलकम किया जाता है, इस्तकबाल किया जाता है। बड़ी खुशी हो रही है कि आज फिर से आपके रूबरू होने का मौका मिला। शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब। आपके नाज़रीन को भी, आपको भी नया साल मुबारक हो। और मशकूर हैं आपके, इतनी ज़हमत आपने की, इतना फ़ासला तय करके गरीब खाने तशरीफ़ लाए। कॉफ़ी जी आप पीते रहें और सवाल करते रहें। क्या बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले से ही कॉफ़ी तैयार रखी थी, हमारे आने का इंतज़ार कर रहे थे। देखिए, हैदराबादी तहज़ीब और हैदराबादी कल्चर हॉस्पिटैलिटी के लिए बड़ा मकबूल है, मशहूर है दुनिया भर में। किसी के घर आप 12 बजे भी चले जाएं तो बग़ैर चाय पिए वहाँ से वापस नहीं लौटते। अब ये आप सोचते रहिए कि भाई बाहर के हमारे जो मेहमान फ़नकार आते हैं, बोलते हैं 10:30 बजे, रात में 11 बजे, 12 बजे, ये चाय का कौन सा वक्त है। लेकिन हैदराबाद के जिस घर में भी आप जाएं, मेहमान नवाजी हमेशा माशाल्लाह तैयार रहती है। शुरुआत हम यूँ करेंगे कि आपके वालिद मोहतरम क़ादर अली बेग साहब ने स्टेज की दुनिया में या फिर प्ले की दुनिया में एक नाम कमाया। उसके बाद आपने उसी सिलसिले को उनके जाने के बाद क़ादर अली बेग फाउंडेशन का क़याम अमल में लाया। ऐसे में आप इन दिनों स्टेज से स्मार्ट स्क्रीन पर ज़्यादा नुमायाँ नज़र आते हैं। इसका अहम मकसद क्या है? देखिए, सिर्फ थिएटर की दुनिया में ही नहीं बल्कि किसी भी शोबे में वक्त के साथ उसकी रफ्तार को थामे रहना या उस रफ्तार से चलना ज़रूरी होता है। मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट्स में, या मान लीजिए आप थिएटर में या मौसीकी, रक़्स या सिनेमा में ये ज़रूरी है। आप देखेंगे मेडिसिन में या इंजीनियरिंग में। अब आपको याद होगा, जब आप बचपन में किसी डॉक्टर के पास जाते थे तो वहाँ आपके या आपके साथ जो भी बुज़ुर्ग है उनका ब्लड प्रेशर एक किस्म का आला हुआ करता था, पंप करके ब्लड प्रेशर चेक किया जाता था जी। कुछ वक्फा उसके लिए लगता था। अब आप जाएंगे तो हर चीज़ डिजिटल है, सिर्फ स्ट्रैप कर दिया और पल भर में वहाँ पे ब्लड प्रेशर तैयार। इंजीनियरिंग में आप गाड़ियों को लीजिएगा, किसी ज़माने में हम फिएट एम्बेसडर चलाया करते थे जिसमें हैंड शिफ्ट होते थे। अब ना वो गाड़ियाँ हैं भी, तो ना वो चलाने वाले ड्राइवर रहे, ना वो बनाने वाले मैकेनिक रहे। हर चीज़ ऑटोमेटेड है, हर चीज़ ऑटोमेटिक है, हर चीज़ डिजिटल है, हर चीज़ इंस्टेंट है। 3.5 घंटे की फिल्म या 2.5 घंटे का ड्रामा आजकल देखने का लोगों में सब्र नहीं है। जिन्हें हर चीज़ फास्ट चाहिए, हर चीज़ नई चाहिए, वक्त के साथ बदलाव चाहिए लोगों को। तो हम थिएटर के प्रैक्टिशनर्स को भी, सिनेमा के प्रैक्टिशनर्स को भी, चाहे वो एक्टर्स हो, राइटर्स हो या टेक्नीशियंस हो, ये ज़रूरी होगा कि वक्त के साथ हम अपनी टेक्नोलॉजी या अपना कंटेंट बदलते रहें। ये नहीं कि नया इक्विपमेंट आ गया शूटिंग या एडिटिंग का या लाइटिंग का, आपने अपना लिया और फिर हम मॉडर्न हो गए। फॉर्मेट भी बदलना ज़रूरी है। अब जब वेब सीरीज़ आई, एक किस्म के सिनेमा कामयाब होने लगी कमर्शियल से हट के। एक ज़माना था जब कमर्शियल और आर्ट फिल्म में बड़ा फासला हुआ करता था, बड़ी सरहद थी। आजकल वो कम हो गया है। काफ़ी उस ज़माने में जो आर्ट फिल्म कहलाते थे या मीनिंगफुल सिनेमा कहलाती थी, आजकल बड़ी पॉपुलर हो गई है और बड़े स्टार्स को लेके सिनेमा फेल हो रही है, चल नहीं रही है। तो माहौल सारा बदला हुआ है। खुसूसन कोविड के बाद, पैंडेमिक के बाद वेब सीरीज़ काफ़ी पॉपुलर हो गए। आपने देखा होगा कि OTT प्लेटफॉर्म जो कभी लोगों ने सुना भी नहीं था, बड़ा पॉपुलर हो गया। और इस दौरान कई ऑफ़र आए। इत्तेफाक की बात थी, कोई मैं डिज़ाइन से या अपने मंशे से स्मॉल स्क्रीन या बिग स्क्रीन पे नहीं आया।
बिग स्क्रीन पे भी आए। एक इत्तेफाक की बात थी, हमारी जोजा जो मद्रास से, उनके साथ पढ़ने वाले एक टीम थी जो पहली फिल्म बना रही थी तमिल में, अरूवी करके, उसमें एक पुलिस अफसर का रोल उन्होंने समझा कि मैं शायद थिएटर का हूँ तो इंटेंसिटी के साथ निभा सकूँ। उस इत्तेफाक से मैं बड़े स्क्रीन पे, बड़े पर्दे पर आया तमिल सिनेमा में। उन्हें आप सोचिए, एक उर्दू ज़बान से वाबस्ता घराने का एक्टर, अंग्रेज़ी बोलने वाला, इंग्लिश थिएटर करने वाला एक्टर तमिल सिनेमा और तेलुगु वेब सीरीज़ में कैसे आ गया। सही। उसी तरह वेब सीरीज़ आई, एक के बाद एक ऑफर्स आते गए। इम्तियाज़ अली जो बड़े नामवर प्रोड्यूसर है मुंबई के, नेटफ्लिक्स पे उनकी सीरीज़ रही शी सीज़न 2, जो बहुत ही पॉपुलर हुई, ग्लोबल टॉप 10 में उसका शुमार है आजकल। उसमें बड़ा अच्छा रोल निभाने का मौका मिला। सुरेश कृष्णा एक और बड़े प्रोड्यूसर हैं तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा के, उनके साथ इन द नेम ऑफ गॉड तेलुगु वेब सीरीज़ आहाना पेल्लंटा अभी ZEE5 पे रिलीज़ हुई। 90 या 95 मिलियन व्यूअर्स टच कर गए वो। इस तरह से काफ़ी काम छोटे पर्दे पे या बड़े पर्दे पे मिला, स्टेज से हटके। जैसे मैंने कहा, ये कोई कैलकुलेटेड डिज़ाइन नहीं था या कोई मेरा मंशा नहीं था। और ये भी सही बात है कि एक्टर के लिए कोई भी मीडियम एक चैलेंज होता है। पैदाइश मेरी थिएटर में हुई, बचपन गुजरा थिएटर में, विंग्स में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े हुए, थिएटर करते हैं। उसका अपना मज़ा है, चाहे आप हिंदुस्तान में करते हो या बैरूनी ममालिक में करते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जगहों पे हम थिएटर कर चुके हैं, अपनी तहज़ीब की थिएटर उर्दू में, जहाँ लोगों का गुमान भी नहीं हो पाता था। और अब ये भी हमारे गुमान में नहीं था, ख्याल में बिल्कुल नहीं था कि किसी वक्त, किसी दिन OTT पे आए और वो काम भी इतना मकबूल हो जाए। तो मैं कहूँगा एक महज इत्तेफाक था और जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। एक्टर के लिए एक चैलेंज है। थिएटर के अपने डायनामिक्स होते हैं, थिएटर का अपना एक पैरामीटर होता है। वहाँ से आप निकले, OTT में गए या कमर्शियल सिनेमा कर रहे हैं। कोबरा और सरदार जो मैंने बड़ी फिल्में की, कमर्शियल फिल्म है, प्योर कमर्शियल फिल्म तमिल स्टार्स के साथ, वो भी काफ़ी बॉक्स ऑफिस हिट रही है। वो भी एक चैलेंज था। वरना आप बहुत ही डिसिप्लिन माहौल से जाते हैं थिएटर के, कमर्शियल सिनेमा बिल्कुल ही अलग है, OTT अलग है। तो ये सारा प्रोसेस जो है एक एन्जॉयबल रहा। और जो नाज़रीन को पसंद आया, फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी, लोगों ने काफ़ी फ़ैन मेल, आप जैसे इंस्टाग्राम वगैरह का जिक्र कर रहे थे, काफ़ी उसमें मल्टीफोल्ड चेंज आया। और ये रहा कि अब थिएटर में हमारे 1200-1500 लोग ऑडिटोरियम में या हमारे वेन्यू पे आ जाते हैं, लेकिन एक वेब सीरीज़ आप देखेंगे लाखों अरबों लोगों तक पहुंचती है, फिल्म हज़ारों लाखों शायकीन और नाजरीन तक पहुंचता है। तो ये भी प्रोसेस एंजॉय कर रहा हूं मैं। लेकिन सारा दारोमदार रहा वालिद साहब का जो फाउंडेशन रहा है, उनके साथ जो सीखने को मिला है, ये खुश नसीबी की बात है। उससे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। वही ग्राउंडिंग रही है जो एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर गई, OTT में भी, फिल्मों में भी। लेकिन बेग साहब, स्टेज परफॉर्मेंस में मुख्तलिफ़ किरदारों को मुख्तलिफ़ मुकालमों के ज़रिए पेश किया जाता है, एक प्लॉट के खाके के तौर पर पेश किया जाता है, जबकि फ़िल्मी दुनिया में किरदार और अदाकारी का जुज़ है। इसमें आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, अपने चैलेंजेस होते हैं अलग अलग मीडिया के। थिएटर माना जाता है कि एक एक्टर का मीडियम है। जितना भी स्क्रिप्ट राइटर जो भी लिखे, डायरेक्टर जितना भी एक एक्टर को तैयार करे, एक्टर खुद जितना भी अपने आप को रिहर्स करके तैयार करे, एन एक्टर इज़ व्हाट ही इज़ एट दैट मोमेंट ऑन स्टेज। अब जब ऑडियंस उनको आपका एक परफॉर्मेंस देखेगी, उस वक्त आप क्या हैं, बस आप वही हैं। अब ऑडियंस के से ताल्लुक़ नहीं कि आपने उसके लिए महीना भर रिहर्स किया या 3 महीने रिहर्स किए या 1 हफ्ता रिहर्स किया। फिल्मों और वेब सीरीज़ का अलग मामला होता है। वहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें फेवरेबल होती है, काफ़ी चीज़ें डायरेक्टर के हाथ में होती है।
जैसे थिएटर एक एक्टर्स का मीडियम है, फिल्म और ओटीटी डायरेक्टर का मीडियम होता है। एक एक्टर भले ही कितना भी प्रिपेयर हो करके स्क्रिप्ट से बैक्ड रोल कर ले, लेकिन फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है ये किसी एक्टर को पता नहीं रहता जब तक कि वो फाइनल एडिट या फर्स्ट कट एडिट की ना देख लें। तो ये डायरेक्टर का मीडियम होता है ओटीटी और सिनेमा। ये चैलेंज में परफॉर्म करना और उसमें क्या कहते हैं अपनी एक पहचान बनाना, ये एक्टर के महारत पे डिपेंड करता है, उसकी महारत पे मुनस्सिर है। अब एक साहब, एक चीज़ ये है कि दुनिया के बदलते मिजाज या रुझान को देखते हुए हर चीज़ में तब्दीली आई है। क्या ये शायकीन को मुतासिर कर पाएगी? अब देखिए, अगर आप रियलिटी पे जाएं तो मुतासिर तो कर ही रही है, वरना इतनी पॉपुलैरिटी ओटीटी की हो नहीं पाती। सहूलत ये है कि आप सिनेमा देखने के लिए थिएटर जाते हैं या फिर घर पे सब्सक्राइब करके देखते हैं। प्ले देखने के लिए भी आपको वेन्यू आना जाना पड़ता है, लेकिन ओटीटी आप अपने स्मार्ट स्क्रीन पे कहीं भी देख ले सकते हैं, घर में, ऑफिस में, चलते हुए गाड़ी में, लैपटॉप पे, फ़ोन पे। तो ये बहुत सहूलत हो गई। और इसका कोई, जैसे टेलीविज़न सीरियल का एक फिक्स टेलीकास्ट टाइम हुआ करता था, दिन हुआ करता था। आपने ओटीटी को सब्सक्राइब किया और अपनी सहूलत, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जब चाहें सारे एपिसोड एक सीरीज़ के, एक सीज़न के देख सकते हैं। तो ये बड़ा कन्वीनियंट फॉर्मेट ऑडियंस के लिए रहा है, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। इसमें आपको डिपेंड नहीं होता कि मैं फ़लाँ वेन्यू पे जाऊं, फ़लाँ वक्त जाऊं। ये फिल्म अब अगले हफ्ते आ रही और एक हफ्ता चलेगी या अगले 2 महीने चलेगी या जो भी है। आप ओटीटी का एक सीरियल जो 3 साल पहले बना हुआ है, सारे सीज़न आज बैठ के अपने घर में देख सकते हैं अपनी सहूलत से। तो लोगों को ये सहूलत, आजकल हम बहुत आराम पसंद और सहूलत पसंद हो गए हैं हर चीज़ में, तो ये भी एंटरटेनमेंट भी आजकल या इंफॉर्मेशन भी बहुत ही सहूलत याफ्ता हो गया है। आप देखेंगे अखबार पढ़ने की हैबिट्स बदल गई है लोगों की, टीवी के न्यूज़ देखने की हैबिट बदल गई है। कई लोग ऑन स्क्रीन अखबार पढ़ते हैं, डिजिटल या ऑनलाइन वर्जन्स पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी मकबूल हो चुका है ओटीटी, इसका काफ़ी कामयाब हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि भाई ये कोई ऑल्टरनेट है, तो ये नहीं है। जैसे पहले भी मैंने आपसे बताया कि जब सिनेमा शुरू हुई थी तब लोगों ने कहा भाई थिएटर ख़त्म हो गई, जब टीवी शुरू हुआ लोगों ने कहा सिनेमा ख़त्म हो गई, अब ओटीटी आया तब कहने लगे सब कुछ ख़त्म हो गया। जो अपना एक मकाम है सारे अदर फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट का, वो रहेगा, वो चलता रहेगा। अब वक्तिया तौर पे कुछ थोड़ा सा सेटबैक होगा क्योंकि एक नई चीज़ आ रही है तो लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो स्टेज का शो देखने के शायकीन हैं वो बिल्कुल जाएंगे, घंटा 2 घंटे ट्रैवल करते हुए जाएंगे, सर्दी धूप बारिश सब बर्दाश्त करते हुए जाएंगे और देखेंगे। नहीं, लेकिन बेग साहब आपने जो जवाब दिया कि वाकई ये ज़माने की तब्दीली के हिसाब से बेहतर है, तो ऐसी सूरत हाल में मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो थिएटर की दुनिया का जाना पहचाना नाम मोहम्मद अली बेग। तब आप इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं तो थिएटर या तो दम तोड़ रही है या फिर वो ऑडियंस आ नहीं पा रही है। इसका रीज़न आप क्या मानते हैं? तभी तो आप वेब सीरीज़ में चल पड़े हैं या फिर फिल्मों की तरफ छलांग लगाई है? नहीं, ये कड़वा सच है, लेकिन आपको कहना पड़ेगा, इसका जवाब आप क्या देंगे? मैं नहीं मानता पहले तो ये सच है या ये हकीकत है। ना थिएटर दम तोड़ी है, ना इंशाल्लाह दम तोड़ेगी, ना उसको कोई ऑक्सीजन और ग्लूकोज की ज़रूरत है। बल्कि दम तोड़ना तो छोड़िए, किसी अलालत में भी नहीं है, किसी बुखार की हालत में भी नहीं है।
मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई रोमानी रोजी आइड होके नहीं कह रहा हूँ, इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ ये हमारी दूसरी तीसरी पुश्त है इस प्रोफेशन में, बल्कि आप फैक्ट्स अगर देखें, अभी अभी खादर अली बेग थिएटर फेस्टिवल का 17वां एडिशन ख़त्म हुआ। अगर ये सच होता कि थिएटर दम तोड़ रही है या किसी जानलेवा बीमारी या मर्ज में मुब्तला है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 17वें एडिशन में नहीं आते। पहले तो दूसरे तीसरे एडिशन में अपनी हिम्मत तोड़ देते। तारामती बारादरी 1500 सीटर ऑडिटोरियम 80% भरा हुआ, चारशंबे की रात। उमूमन माना जाता है वीकेंड लोग बाहर आते हैं, जुमेरात की रात मौजमजाई मार्केट में खचाखच भरा हुआ। तो जहाँ भी हम थिएटर करते हैं, चाहे होटल में हो या खिले गोलकुंडे में हो या फलकनुमा चौमोला पैलेस में हो, इतनी दूर इतनी तकालीफ का सामना करते हुए लोगों को आना पड़ता है, ट्रैफिक वगैरह बर्दाश्त करते हुए। अगर ये सच होता कि थिएटर में ऑडियंस नहीं है तो नहीं आती, ना हम फेस्टिवल करते, ना कोई और फेस्टिवल होता। मैं सिनेमा में कदम रखा हूँ, वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि थिएटर में काम नहीं है। अभी भी मेरे शोज़ हैं, 7 शोज़ हो चुके हैं नवंबर में फेस्टिवल के दौरान। एक शो इस महीने वाइजैग में है, अगले 3 शो अलग अलग मकामात पे हैं। उसके बावजूद वेब सीरीज़ चल रही है, उसके बावजूद फिल्म चल रहा है। ये कोई ऑल्टरनेट नहीं है। मैं कोई थिएटर की दुकान बंद करके अपनी क्या कहते हैं नुमाइश वहाँ लगाया हूँ, ये एक गलत फहमी होगी या एक ये गलत दावा होगा। अच्छा। तो थिएटर चल रही है, इंशाल्लाह चलती रहेगी। अगर आप सही थिएटर कर रहे हैं, सही मानों में कर रहे हैं, ऑडियंस के लिए थिएटर कर रहे हैं, तो ऑडियंस आएगी। अगर आप अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, अपने क्रिएटिव अर्जेस सेटिस्फाई करने कर रहे हैं, तो 15 लोग 20 लोग आएंगे। वो हर शहर में हर वक्त होता रहा है वो। तो ये मेरी गुजारिश आपसे ये है, और उन सारे लोगों से गुजारिश है जो इस ख्याल या तसव्वुर में है कि OTT कामयाब है, सिनेमा कामयाब है, थिएटर की फेलियर पे, तो ये सही बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो जैसे मैंने कहा आपको, 90 मिलियन के करीब वेब सीरीज़ के ऑडियंस है, 1200-1500 थिएटर में भी आ रही है। तो थिएटर अपनी जगह है, वो अपना मकाम रखती है, रखती रहेगी। फिर से मैं दोहराऊंगा कि मेरी कामयाबी OTT या बड़े पर्दे पे थिएटर के भूते पे नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा थिएटर ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक बड़ा सा कैटापुल्ट किया है वहाँ परफॉर्म करने के लिए। तो उसकी कामयाबी का सहरा थिएटर पे ही जाएगा, उसकी कामयाबी का सहरा भी वालिद मोहतरम को जाएगा, या थिएटर को जाएगा, या थिएटर की ग्रूमिंग को जाएगा। लेकिन बेग साहब, आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह पिछले दिनों या पिछले दौर में ऑडियंस थिएटर की तरफ आती थी, अभी थोड़ा सा बदलाव आया है? उससे ज़्यादा आ रही है। वालिद साहब के ज़माने में 300-350 लोग देखने आते थे। मेरे शोज़ में 1200-1500 लोग आते हैं। टिकट लेके आते हैं, 1000 रुपये का टिकट लेके उर्दू देखने आते हैं। गोलकुंडे किले जैसी जगह पे, तारामती बारादरी जैसी जगह पे, जहाँ पे बाज़ वक्त आपको पीने का पानी या रेस्ट रूम्स भी अवेलेबल ना हो, हर चीज़ बनानी पड़ती है। तो अगर थिएटर का फ्यूचर नहीं है, मुस्तकबिल नहीं है, और थिएटर के शौकीन रहे नहीं, तो फिर ये कौन लोग हैं जो देखने आ रहे हैं? ये मेरा सवाल है। हम खुली दिलों के शहज़ादा करते हैं, रेगुलरली गोलकुंडे किले में करते थे, और हर शो के वक्त हमारी टीम का यही ख्याल रहता था कि ये हमारा इतने शो हो चुके हैं और इतने शो हो चुके हैं, इस बार शायद 500-700 सीटिंग काफ़ी होगी। वहाँ हर चीज़ अरेंज करनी पड़ती है। अगर 7:30 का शो है तो 6:30 हमारी टीम मेंबर्स आके बोलेंगे सब सोल्ड आउट है, 200 कुर्सियों की और ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये फिगर्स है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी जी। तो ये बिल्कुल आप जहन से निकाल दें कि थिएटर नहीं हो रही है या थिएटर के शौकीन कम हो रहे हैं, बल्कि जैसे मैंने कहा आपको, आप कई नाम लेना मैं नहीं चाहूँगा, थिएटर से जो लोग फिल्मों में गए हैं 1970s, 80s, 90s में,
बड़ा नाम बना चुके हैं, वापस जब वो थिएटर करते हैं तो उनकी फिल्म की ऑडियंस और टीवी की ऑडियंस उनको देखने आती है स्टेज पे। तो एक सिम्बियोसिस होता है थिएटर की ग्रूमिंग आपको सिनेमा टीवी में हेल्प करती है। सिनेमा और टेलीविज़न में जो आप शोहरत पाते हैं, जो आप मकाम बनाते हैं, वो आपके थिएटर में मदद करता है। लेकिन एक बैग साहब, आपके जो प्लेज होते हैं वाकई काफ़ी दिलचस्प होते हैं और तारीख़ पर मबनी होते हैं। हैदराबाद जो मिज़ाह के लिए काफ़ी जाना जाता है, तो आप जितने प्लेस करते हैं तारीख़ी पहलू को लेकर ही प्लेस बनाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चल भी रहे हैं। तो क्या इन फ्यूचर आपके प्लेस में थोड़ी सी तब्दीली, क्या मिज़ाह के पहलू को भी आप शामिल कर पाएंगे या फिर आपने कुछ सोच रखा है? नहीं, मिज़ाह देखिए आप, बिल्कुल मैं करना चाहूँगा। अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट हो, कोई अच्छी थीम हो जो मैं बखूबी अंजाम दे सकूँ, तो बिल्कुल कोई मिज़ाहिया ड्रामा करना चाहूँगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मिज़ाहिया ड्रामे उतने आसान नहीं होते। आपको देखने में वो बड़े ही मस्खरे अंदाज का कोई स्किट नज़र आएगा, लेकिन कॉमेडी के लिए एक टाइमिंग होनी पड़ती है जो बहुत ज़रूरी है, और लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। तो अब तक कोई ऐसा मेरे पास थीम आई नहीं इस तरह की। आहाना पेलेंटा जो तेलुगु सीरीज़ मैंने की, वेब सीरीज़, वो एक रोम कॉम है, रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें मैं विलन हूँ, लेकिन जैसे कॉमेडी ऑफ एरर्स वाला एक सिचुएशन है जिसमें मैं खुद फंस जाता हूँ और जो लीड कपल है वो फंस जाते हैं। तो यही एक मिज़ाह के करीब मेरा इत्तेफाक रहा है। अदरवाइज़ मिज़ाह मैं करता नहीं हूँ। और एक वजह यह भी है कि काम थिएटर जो होती है लोगों के लिए प्ले होता है, खेल होता है, एक फ़न या एंटरटेनमेंट होता है। लेकिन मेरे पास उसकी बड़ी अहमियत इसलिए है कि वो हमारी विरासत होने के अलावा हमारा प्रोफेशन है। जो इन सारे सालों में मेरी काविश रही है कि थिएटर को और थिएटर करने वालों को वो मकाम, डिग्निटी और प्रेस्टीज का मिले जो एक डॉक्टर, आर्किटेक्ट या ब्यूरोक्रेट को मिलता है। ये बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है मेरे लिए, और क्योंकि वालिद बुजुर्गवार से मैंने इसको इनहेरिट किया है तो ये डबली सीरियस हो जाता है। वहाँ मैं किसी भी तरह का लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट वाली चीज़ लाना नहीं चाहता, ना मेरा अप्रोच होता है। ज़ाती तौर पे मेरा मिजाज बड़ा मिजाइया है। अच्छा, वो तो निजी महफिलों में या फिर हमारी जो मुलाकातें हैं उसमें बड़ा नुमाया आपने पाया होगा। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा था कि काम और मेरे ज़ाती पहलू को मैं अलग रखता हूँ। तो ज़ाती तौर पे जब मैं एकदम मिजाइया मिजाज रखता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो मिजाइया ज़ाती मिजाज काम में आए, इसीलिए भी मैं थोड़ा मिजाज से हटा हुआ रहता हूँ। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए किया बेग साहब, देखिए शुरुआत में बब्बन खान साहब का जो प्ले था अदरक के पंजे, जो सारी दुनिया में तहलका मचाया था, उसके बाद उन्होंने कटन डाउन किया। उसके बाद हम जो देखते हैं शायद ही बहुत कम मज़ाहिया अंदाज में जो भी प्लेज है वो कम हुआ कर रहे हैं। नहीं, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि कॉमेडी प्ले आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है कॉमेडी प्ले लिखना, कॉमेडी प्ले परफॉर्म करना। इसीलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर कॉमेडी प्ले होते नहीं हैं, सीरियस थिएटर होती है। या फिर आजकल स्टैंड अप कॉमेडीज़ बहुत फेमस है, स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत फेमस है। उसमें ज़्यादा कुछ पैराफेरनालिया होता नहीं है। आप खड़े हो जाइए, माइक लीजिए या बगैर माइक के शुरू हो जाइए, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो या रिटन स्क्रिप्ट हो। लेकिन जब आप एक प्ले कर रहे हैं, कॉमेडी प्ले रिटन स्क्रिप्ट में, ये बड़ा दुश्वार काम है। और हमारे मुल्क में उतने ज़्यादा कहिए आप मिज़ाकार या मिज़ाहिया ड्रामे लिखने वाले हैं नहीं, इसीलिए भी शायद इक्का दुक्का आपको कहीं मिल जाते हैं। सटायर बहुत मिलता है, तंज वाले ड्रामे बहुत मिलते हैं, क्योंकि उसका एक पर्पज़ होता है। और आप उमूमन ये माना जाता है कि जो स्किट्स होते हैं मिज़ाहिया,
वो प्ले से अलग होते हैं। मिज़ाहिया खाके अलग होते हैं, मिज़ाहिया ड्रामे अलग होते हैं। तो इनमें थोड़ा सा डिस्टिंक्शन ज़रूरी होता है। लेकिन विक साहब अभी मुंबई या कोई और दूसरे जगह गुजरात वगैरह या फिर इंग्लिश प्लेस को हम जब देखते हैं तो उसमें मज़ाहिया पहलू को बहुत ज़्यादा शामिल किया जाता है। आप क्या मानते हैं, क्योंकि आपने तो तारीख़ी प्ले ही किया है, ड्रामे ही किया है। हर डायरेक्टर का अपना एक फोते होता है। जैसे कई डायरेक्टर्स हिस्टोरिकल या हेरिटेज थीम्स टच करने बहुत डरते हैं। अच्छा। अब जो हमारे प्ले दुनिया भर में देखते हैं लोग, वो कहते हैं भाई आप ये कैसे कर पाते हैं, इतनी बड़ी कास्ट, इतना बड़ा प्रोडक्शन, कॉस्ट्यूम, ये रिसर्च, ये सारी चीज़ें, तो उनके लिए आसान नहीं होता। तो जो हिस्टोरिकल काम करते हैं या सीरियस काम करते हैं, या बाज़ हैं जो मान लीजिए स्ट्रीट थिएटर करते हैं, बाज़ सोशल एक्टिविज़म वाली थिएटर करते हैं, बाज़ कॉमेडी करते हैं। तो हर डायरेक्टर के लिए मतलब ज़रूरी नहीं कि वो कंफर्टेबल हो। मेरी जो अपब्रिंगिंग रही है वो हेरिटेज और हिस्ट्री से जुड़ा हुआ रहा है, चाहे आसिफ जाही तहज़ीब से हो या ख़ुतब शाही माहौल से हो, तो मेरे लिए ये बड़ी आसान चीज़ हो जाती है। अब उसमें अगर ऐसी कोई स्टोरी थी हो जो मिज़ाहिया हो, जो मेरे आगे आई नहीं है, जो आ जाए तो मैं कर लूँगा। जब आप हिस्ट्री की बात करते हैं या हेरिटेज की बात करते हैं, तो वो जो प्लेस जिसने भी लिखा होगा या फिर जो करते आ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं डर नहीं लगा होगा कि मैं हिस्टोरिकल ये प्ले कर रहा हूँ, बड़ा दुश्वार कुन मरहला होगा, और जब हम प्ले करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। ऐसा कई मर्तबा जिस तरह आपने बताया दूसरे डायरेक्टर सोचते हैं, तो आपने कभी ऐसा जब आप कदम बढ़ा रहे थे तब आपने ये नहीं सोचा? हिस्टोरिकल प्लेज मैं जो करता हूँ वो बाबा की हेरिटेज थिएटर पे मॉडल है। स्पेक्टेकल थिएटर जिसे कहते हैं, जो ग्रीक थिएटर से मुतासिर हुई है, हज़ारों साल पहले से जो होती आई है। वापस जब मैं थिएटर में आया एडवर्टाइजिंग से, एड फिल्म से, वहाँ की दुनिया ही अलग थी। और जब शुरू किया तो मेरा पहला प्ले जो मुझे कमीशन किया गया था वो था एक हिस्टोरिकल प्ले, तारामती द लेजेंड ऑफ एन आर्टिस्ट, जिसको मैंने उन्हीं के काम पे किया। मेरा सारा बचपन गुजरा बाबा के थिएटर देखते हुए, उन्हीं के थिएटर से मुतासिर हो करके। तो जब मैं अपनी थिएटर की शुरुआत की मैंने, तब उन्हीं पे बेस, तो मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं होता। और मेरे लिए कंफर्ट लेवल जो है, कंफर्ट जोन है, वो हिस्टोरिकल और हेरिटेज ओरिएंटेड थीम्स या हिस्टोरिकल प्रोडक्शंस। मुझे डर नहीं लगता, उससे मैं कंफर्टेबल हूँ। और जो चैलेंजेस है वही चैलेंजेस मोटिवेट करते हैं अगला प्ले और अगला काम करने के लिए। तो ये जितनी दुश्वार हो आपका रास्ता, जितनी दुश्वार हो आपकी मंजिल, सफ़र उतना ही लुफ्त-अंदोज़ हो जाता है। तो बाज़ वक्त मंजिल से ज़्यादा कहते हैं कि सफ़र ज़्यादा लुफ्त-अंदोज़ रहता है। तो यही मेरे काम का सिलसिला है। चलिए, अच्छी बात है, आपने बता ही दिया आखिरकार राज क्या है। एक चीज़ ये है कि तारीख़ी व समाजी वाक़यात, किसी अफ़साने निगार का अफ़साना या फिर एक ऐसी कहानी जो स्टेज की दुनिया में हलचल मचा देती थी, क्या वेब की दुनिया में भी ऐसा मवाद नज़र आता है? हलचल तो मचा रहा है वेब, घर घर में हर जगह पहुंचा हुआ है। अब ये अलग बात है कि सेंसरशिप नहीं होने की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे मैं भी मुतफ़िक नहीं हूँ और वो करता भी नहीं हूँ। कुछ डायलॉग्स हैं या कुछ एक्सप्लिसिट सीन्स हैं या जो भी है, मैं कहूँगा वो डायरेक्टर राइटर की ज़िम्मेदारी होती है कि भाई वो अपने अखलाक़ी और हमारे हिंदुस्तानी तहज़ीब और समाजी दायरे में रहें। सेंसरशिप नहीं होने का मतलब ये नहीं कि आप बेबाकी से कोई भी फाहिशा चीज़ पेश कर दे, लेकिन एक ट्रेंड बना हुआ है, चाहे वो अल्फाज में हो, डायलॉग्स में हो या कुछ सीन्स में हो,
इससे मुझे भी थोड़ी सी क्या कहते हैं कतरात होती है, और उस तरह के रोल मैं नहीं करता, उस तरह के थीम्स में मैं इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। लेकिन ये सही बात है कि घर घर बच्चे बच्चे तक पहुंच गया है OTT, और उसका मुस्तकबिल है, जितना मुस्तकबिल थिएटर का है, जितना मुस्तकबिल सिनेमा का है। लेकिन एक चीज़ बेग साहब, जिस तरह आप वेब सीरीज़ में जो काम कर रहे हैं, आपको कितना सेटिस्फैक्शन हासिल हो पाता है? क्योंकि आप तो है स्टेज की दुनिया से, और लगातार आप पिछले कई सालों से शायकीन को अपनी जानिब राग़िब कर रखे हैं, तो वेब सीरीज़ करने के बाद आपको क्या एहसास होता है? देखिए, ऐसी बात हुई, आप एक किसी बिरयानी बनाने वाले खानसामा को बार बार पूछे जा रहे हैं कि भाई बिरयानी तो सिर्फ वलीमा में दी जाती है, आज दोपहर में आप मुझे क्यों सर्व कर रहे हैं, क्यों परोस रहे हैं? भाई बिरयानी तो वो क्या कहते हैं, आप फलां गुलपोशी में खिलाई जाती है, आप दोस्तों की महफिल में बिरयानी क्यों दे रहे हैं? भैया, मेरा फ़न है, मेरी महारत अगर बिरयानी में है तो मैं चाहे 1000-1500 लोगों के लिए बिरयानी के बड़े देग दम दे के खिलाऊं, ये एक छोटी सी हंडी में 5 अपने अजीज़ों के लिए बिरयानी बना के खिलाऊं। जायका वही रहेगा, गोश्त, ज़ाफ़रान, सारे मसाले बासमती वही रहेंगे, पकवान का तरीका वही रहेगा, दम देने का तरीका वही रहेगा। इसमें शिकायत ये ना करें भाई किसी मासूम का वलीमा नहीं हुआ, आपने बिरयानी की हंडी क्यों खोली, ये शिकायत दुरुस्त नहीं है। किसी भी एक्टर के लिए मैं बार बार कहता रहा हूं कि मीडियम चैलेंज है। कल अगर आप मुझे एक रोल दें आपके प्लेटफॉर्म पे, मिज़ाई खाके का, सर आंखों पे मैं उसको तस्लीम करूंगा और कोशिश करूंगा बखूबी अपनी काबिलियत के मुताबिक उसको निभा सकूं, आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकूं या उसके बियॉन्ड जा सकूं। वेब सीरीज़ भी मैं उतनी एंजॉय कर रहा हूं जितनी थिएटर एंजॉय करता हूं। फिल्म्स भी मैं उतना ही एंजॉय कर रहा हूं जितना थिएटर एंजॉय करता हूं। जैसे मैंने कहा, कई लोग कहते हैं थिएटर का मज़ा और होता है क्योंकि आप इस फासले पर ऑडियंस का रिएक्शन देखते हैं, गिव एंड टेक। मैं जो परफॉर्म कर रहा हूं आपकी आंखों में देख सकता हूं, है ना। अब उसमें एक बड़ी सहूलत और चैलेंज ये होता है कि मैं 1.5 घंटा, 2 घंटे, 1 घंटा स्टेज पे हूं, तो आपके दीदे का मूवमेंट एज एन एक्टर मैं कमांड कर रहा हूं, राइट। मेरी स्टोरी के साथ, मेरे परफॉर्मेंस के साथ, मेरे सीन के साथ आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पलक मार रहे हैं। ये फिल्म में नहीं होता, वही तो मैं पूछना वेब चाह रहा सीरीज में नहीं होता। बिल्कुल। आप पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म देख रहे हैं, वेब सीरीज आप बच्चों को संभालते हुए फिल्म देख रहे हैं, फोन करते हैं फिल्म देख रहे हैं, फिल्म बंद कर रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, औरतें फिल्म बंद कर रहे हैं, अपना माइक्रोवेव से डिश निकाल रही है, जो भी है अपने बाकी ये कर रहे हैं। अब जब आपने एक मीडियम अपनाया है, एक काम के लिए आगे आपने बढ़ा है, तभी आप उसमें डिसाइड नहीं करते कि भाई आप कैसे मेरी फिल्म देख रहे हैं, कितना अटेंशन दे रहे हैं, या कैसे मेरी वेब सीरीज देख रहे हैं। थिएटर में होता है, आप मोबाइल तक भी नहीं देखते, पहले 3 अनाउंसमेंट होंगे, प्लीज़ मोबाइल फ़ोन बंद कर दीजिए, टेक्सटिंग मत कीजिए। तो ये एक डिग्निटी, डेकोरम थिएटर की जो है वो कहीं नहीं होती। लेकिन आप या तो घर बैठे रहिए कि भाई मैं फलां फलां तुरुम खां हूँ थिएटर का और मैं और कुछ नहीं करूँगा, आप बैठ के मुझे ही देखते रहिए 1.5 घंटा, 1 घंटा, पलक मत झपकिए, है ना, और उसी में अपने दायरे में रहूँ, या फिर अपना दायरा बढ़ाऊँ, 1200-1500 की ऑडियंस से 15 लाख 20 लाख तक जाऊँ, और अपने पे पैकेट को भी कुछ सीफर एक्स्ट्रा कर लूँ। तो ये प्रोफेशनल एक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अगर आपका सवाल ये है कि भाई आप वेब सीरीज़ कर रहे हैं और सिनेमा कर रहे हैं, तो एज अ थिएटर प्रोफेशनल आप कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ये मैं नहीं करता। अब बाकी लोग कर रहे हैं ना, ये आप वो जवाब दे वो रहेंगे, लेकिन मैं अपनी डिग्निटी, जो अपना डेकोरम है, वो बरकरार रखता हूँ। दरअसल मैं वही जानना चाह रहा था कि वेब सीरीज जो आपने जो शिकायतें मुझे खुद वेब सीरीज से, मैंने आपको बताया कि जब कंटेंट जो तैयार हो रहा है, क्योंकि अब फलां वेब सीरीज़ कामयाब होगी, उसके बाद फलां कामयाब हुई, तो एक मी टू फैक्टर होता है किसी भी चीज़ में, और कहीं भी होता है, सिनेमा में, टीवी पे, फैशन में लीजिए, किसी में भी लीजिए आप।
एक चीज़ सक्सेसफुल हो गई, उसके कई क्या कहते हैं आप, कॉपीज शुरू हो जाते हैं। तो पहली एक दो शुरू होगी वेब सीरीज जिसमें वाहियात डायलॉग्स रहे और वाहियात सीन्स रहे, तो अब अगला लिखने वाला भी सोचते रहा कि वो वेब सीरीज करने के लिए शायद यही चाहिए। अब मजबूरियां भी हैं, लोगों ने ये सोचा होगा अगर मैं ऐसी स्क्रिप्ट ना लिखूं तो शायद चैनल खरीदे ही नहीं, जब चैनल नहीं खरीदेगा तो पर्दे पर कैसे आएगी। तो इन चीज़ों से माहौल बिगड़ गया है और इस तरह की बोल्डनेस हो या एक्सप्लिसिट सीन्स हो, ये आम हो गए हैं, जिससे मुझे शिकायत है। दूसरी शिकायत, जैसे मैंने कहा कि आप थिएटर में परफॉर्म कर रहे हैं तो आप कमांड करते हैं कौन किधर देख रहा है। वेब सीरीज में बिल्कुल आप कमांड नहीं कर सकते कि लोग कितनी आपको तवज्जो दे रहे हैं, कितनी आपको इज्जत बख्श रहे हैं। ये आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। नहीं, आप तो खैर प्रिपेयर्ड होके ही वेब सीरीज में कदम रखा, लेकिन वेब सीरीज का जो चलन है जी, जिस तरह आप बता रहे थे कि भाई उसमें ऐसे वैसे वाहियात डायलॉग हैं, या फिर एक दूसरे को सबकत ले जाने की चक्कर में जी, बहुत सारे राइटर्स जी, जी, अपनी सारी चीज़ें, तवानाई या फिर तहजीब को पामाल करके वो चीज़ें रख रहे हैं ताकि हमारी वेब सीरीज लोग कामयाब हो, कामयाब हो, क्योंकि बिजनेस है। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म से छलांग लगाए हैं जी, तो क्या ये मुनासिब रहेगा? देखिए, थिएटर में ये है कि थिएटर मैं खुद डायरेक्ट करता हूँ, हम खुद प्रोड्यूस करते हैं फाउंडेशन में, वालदा मोहतरमा प्रोड्यूस करती हैं, नूर मेरी बीवी लिखती हैं, मैं उनके साथ लिखता हूँ। तो सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है। मुझे अपनी ऑडियंस का अंदाज़ा है, ऑडियंस की क्या एक्सपेक्टेशंस है और मेरे काम से उनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये एक तयशुदा बात है। वेब सीरीज़ में बना नहीं रहा हूँ, नीदर आई एम प्रोड्यूसिंग इट और नॉट डायरेक्टिंग इट। मैं एक एक्टर बहैसियत अदाकार उसमें काम कर रहा हूँ, तो काफ़ी महदूद रोल होता है आपका जब आप एक किसी और प्रोडक्शन में आप काम कर रहे हैं, है ना, किसी और फिल्म में आप काम कर रहे हैं। तो एक्टर के लिए फैसला जब करना चाहिए जब उसके पास स्क्रिप्ट आई, रोल आया या कैरेक्टर ब्रीफ आया, डायरेक्टर ने कहा आपका ये रोल है और ये स्क्रिप्ट है, तब आप फैसला कर लीजिए कि भाई इस तरह का रोल मुझे करना है कि नहीं, क्योंकि इसमें ये डायलॉग है, ये सीन्स हैं, बाकी स्टोरी जो है, बाकी एक्टर्स का ये मामला है, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा या नहीं करूँगा। कई एक्टर्स हैं जो फैसला कर लेते हैं। एक्टर्स के लिए मजबूरी ये होती है कि उनको रोज़गार भी चाहिए, और कई एक्टर्स इस पोजीशन में नहीं होते, इस कमांडिंग पोजीशन में नहीं होते, वो कहें कि भाई आप ये सीन चेंज कर दीजिए। आजकल कुछ कर रहे हैं, एक आधो का एक्टर कर रहे हैं कि भाई मैंने स्ट्रगल के दौरान इतनी गालियाँ बके और इतने वाहियात सीन किए, अब ये स्क्रिप्ट लेके मेरे पास मत आइए, और मेरा कंडीशन है कि अगर उसमें एक गाली या कोई फहाशा मकाल में होंगे, मैं ये रोल करने के लिए तैयार नहीं। तो वो पोजीशन पे पहुंचना चाहिए लोगों को, वो स्टैंड लेना चाहिए। अब बेरोज़गारी इतनी है हमारे मुल्क में, एक्टर्स को भी वैसे ही है कि भाई कहीं से कुछ काम आ गया, कुछ न कुछ सही कर लीजिए, तो मजबूरी भी है। अब आप ये कहेंगे कि भाई फ़लाँ एक्टर ने ये क्यों किया, फ़लाँ एक्ट्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मजबूरी है। सही बात है। अब एक कैब ड्राइवर कैब चलाने निकला है, वो मर्सिडीज चला रहा है या कोई पुरानी घिसी हुई वेरिटो चला रहा है, उसको अपने दिन की मजदूरी से काम है, समथिंग लाइक दैट। नहीं, एक आर्टिस्ट जब एक पोजीशन हासिल कर पाता है, मैं मानता हूँ जब उसको कहना चाहिए कि भाई जानी साहब ये आप कह रहे हैं मुझसे ये कहने के लिए अपने मिजाजिया शो में, ये मैं नहीं कहूँगा। और अगर मैं इस बात से क्या कहते हैं आप उस पर एग्री कर रहे हैं, राज़ी हैं, तो हम करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मुझे एज एन एक्टर उस मुकाम पे होना चाहिए फाइनेंशियली, स्टेटस वाइज, कि पहले तो आप ऐसी वाहियात चीज़ मेरे पास लेके नहीं आए, और आए भी तो मैं बोलने इतना कॉन्फिडेंट रहूं कि भाई इसको आप चेंज करके लाइए, ये मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन मुझे ये मजबूरी है कि भाई जानी साहब का अगर ये प्रोजेक्ट गया तो अगले 3 महीने मेरे पास कुछ है नहीं, और मुझे अखराजात पूरे करने के लिए करना है तो मैं करूंगा। ये एक डायलेमा रहता है किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी प्रोफेशनल के लिए। बहरहाल आपने चिंकी पांडे के साथ भी
काम किया, जो तजुर्बा रहा उस बारे में बताइए। बचपन से ही काफ़ी नामवर एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, उनको डायरेक्ट करने का मौका मिला। वो उम्र में जबकि शायद मेरे उम्र के लड़के फिल्म स्कूल जाते या फिर किसी डायरेक्टर को असिस्ट करते, तब मैं हिंदुस्तान के बड़े 5 एक्टर या 3 एक्टर जो थे उनको डायरेक्ट कर रहा था। तो मेरे लिए सारे एक्टर्स बराबर हैं जिसके साथ भी मैं काम कर चुका हूँ, तमिल फिल्म्स में या वेब सीरीज़ में या स्टेज पे। एक्सपीरियंस एक्टर्स हों तो कुछ उनसे सीखने को मिलता है, डिसिप्लिन, कमिटमेंट वगैरह, काफ़ी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती है। बस हर एक्टर के साथ जिसके साथ भी मैंने काम किया है, डायरेक्टर्स के साथ काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला और अच्छे तजुर्बे रहे। और उनको पता है कि मैं थिएटर में जो भी मुकाम है उसकी इज़्ज़त करते हुए हमारा काम चलता है, और वैसे नहीं कि किसी और आम एक्टर की तरह फिल्म में वो सलूक या बर्ताव हो उनका, ये नहीं होता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेग साहब, आर्टिस्ट का जो रिश्ता है आर्ट के साथ रूह और जिस्म का होता है, वो भी आप बखूबी जानते हैं। क्या एक आर्टिस्ट की शादी किसी एक आर्टिस्ट से हो जाए तो क्या फ़न को फ़रोग़ मिलेगा? गज़ब हो जाता है इज़्ज़त। फ़रोग़ तो मिलना ही है, फ़रोग़ तो मिलना ही है, क्योंकि ये काफ़ी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए, ड्रामा के नहीं, मौसीकी के हों, रक़्स के हों, इन ख़ानदानों में प्रॉब्लम ये होता है, मसला ये होता है कि भाई आसानी से रिश्ते और शादियाँ होते नहीं हैं पहले तो। क्या बात? तो भाई सहूलत की बात हो जाती है कि अगर एक फ़नकार को फ़नकार मिल जाए तो ना ही सिर्फ फ़न का फ़रोग़ होता है बल्कि ख़ानदानों का और तहज़ीब का भी फ़रोग़ हो जाता है, वरना हम फ़नकार तो कुंवारे रह जाते हैं हमेशा। अच्छा। ये खुशकिस्मती की बात रही कि मेरी मुलाकात हमारी अहलिया से हुई, और वैसे उनके फ़न का शऊर और मेरे फ़न का शऊर देखें तो आप कोई मैच है ही नहीं बिल्कुल। वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं माशाअल्लाह, और और मैं एक बेचारा जाहिल ख़ाविंद उनका। कई डिग्रियां ली हुई हैं, मास्टर्स की हुई हैं, और हम लड़खड़ाते कॉलेज की कुलाटी तो मार ली हमने, लेकिन काफ़ी अच्छा लिखती हैं, नेचुरल फ्लेयर फॉर राइटिंग जिसे कहते हैं। कई लोगों को देखा हूँ मैं, कई अच्छे अच्छे राइटर्स को बड़े तकलीफ़ में होते हैं लिखने के लिए, मतलब लिखते हैं तो वो अपने लिए, लेकिन ऐसे मालूम होता है जैसे वो दुनिया भर पे और समाज पे एहसान कर रहे हैं, यानी वो लिखने बैठे हैं। तो इनका मामला ये किसी पे एहसान नहीं करती, वो नेचुरल अंदाज में लिखती हैं। और मेरा एज ए राइटर मानना ये है कि आप बड़े बड़े अल्फाज फेंक के, बड़ी वोकैबलरी दिखा के अपनी ज़ाती इल्म की नुमाइश ना करें अपने राइटिंग में, बल्कि इस तरह से लिखें कि आपका जहन जो कहना चाहता है वो आपकी ज़बान से आपके पेन तक, कलम तक पहुंच जाए। ये एक हुनर है, ये एक बड़ा फ़न है जो कई लोगों को आता नहीं है। टू राइट इन वर्ड्स what your mind is thinking, you know, to express what you want to express। ये जो एक्सप्रेशन होता है राइटर या शायर के लिए, ये बहुत अहम चीज़ होती है। आप बड़े यहाँ पे सोच लें कुछ, लेकिन लिख नहीं पाते, या फिर इस तरह से आप लिख देंगे कि भाई सामने वाला सिर्फ वाह वाह कर दे क्योंकि उसके समझ ही नहीं आ रहा कुछ। सिंपल अंदाज में कोई चीज़ आप जब पेश करते हैं, और सिंपल अंदाज में कोई भी क्रिएटिव चीज़ पेश करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन उनके लिए बड़ा आसान काम है। नूर के लिए वो उस तरह से लिख देती हैं। और जब पहला प्ले हमने साथ लिखा था, खुली दिलों का शहज़ादा, हालांकि है तारीख़ी प्ले, उनको लाने का मतलब ये था कि हिस्ट्री यानी तारीख़ को, जो एक 17वीं 18वीं साल की लव स्टोरी है, उसको एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव मिले। आज के लोग, चाहे वो कहीं बम्बई में बैठे राहुल सोनिया हो या हैदराबाद के नजमा और अब्दुल हो, उसको समझ पाए। वरना भाई खुली कुतुब शाह और भागमती थे, हुआ गया, आज क्यों?
उनकी बरसी नहीं है, कोई वो नहीं मना रहे हम खिराज। तो इस तरह से उनको मैंने इन्वॉल्व किया और फिर उनको स्टेज पे लाया। हालांकि वो करियर डिप्लोमेट थी, लिखती थी ऑस्ट्रेलियन काउंसलेट में, गोल्ड मेडलिस्ट हैं फॉरेन रिलेशंस में, विजुअल कम्युनिकेशन। मैंने आपसे पहले कहा बड़ी काबिल पढ़ी लिखी और मैं उनका जाहल बेचारा खाविन। ये एक अच्छा मान लीजिए मेल रहा जो न सिर्फ हमारे ख़ानदान के लिए, न सिर्फ खादिर अली बेग फाउंडेशन के लिए, बल्कि शहर हैदराबाद के लिए और मुल्क हिंदुस्तान के लिए और उसके फ़न और थिएटर के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता साबित हुआ। लेकिन उसमें एक हर्ज यही होता है कि आप हमेशा काम ही करते रहते हैं। मतलब अब हम नाश्ते पे भी बैठे हों या दोपहर के खाने पे बैठे हों या शाम की चाय पे बैठे हों, अगर आपके ज़ौजा मतलब आपके वाइफ या हस्बैंड, आपके स्पाउस आपके पेशे के ना हो तो कम से कम एक ब्रेक मिल जाता है आपको कि आप ऑफिस से घर आए या काम से घर आए और घर में अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारें। यहाँ वो होता नहीं है। यहाँ हम 24 घंटे या तो अपने ख़ानदान में रहते हैं या अपने काम में रहते हैं। जैसे मैंने कहा, नाश्ते पे भी आप काम कर रहे हैं, ड्राइव भी कर रहे हैं, साथ वॉक भी कर रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि भाई वो प्ले में शायद ऐसा कैरेक्टर है, ये सिचुएशन लाना चाहिए या ये होना चाहिए। तो कहीं बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद साबित होता है। अबाउट 80%, 80-90% मामलात में 10-15% ये सोचने लगते हैं कि भाई अब यहाँ भी काम से मुराद यहाँ भी काम की बातें, तो फ़न को तो बढ़ावा मिलता है और मैं कहूँगा माशाल्लाह मिल चुका है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से शायकीन को या फिर प्ले देखने वालों को आपके फ़न से, आपके हुनर से लोग महसूस हों और साथ साथ वेब सीरीज़ में भी आप हलचल मचाएं। हमारी यही नेक तमन्नाएं भी हैं। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपने इतना कीमती वक्त दिया हमारे लिए, हमारे इस प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम का हम जो दूसरा पहलू जो बातचीत का सिलसिला करेंगे वो आपके अहलिया मोहतरमा के साथ, नूर बेग साहब के साथ। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। तो नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं नूर बेग जी, जो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, वेलकम किया जाता है हैदराबादी सितारे में। आप पहली मर्तबा इस शो का हिस्सा बनी हैं। बेग साहब से तो बहुत सारी बातें आपके बारे में जानकारी हासिल हुई है। बेसिकली आप मद्रास से बिलोंग करती हैं, तो हमें ये बताइए मद्रास के बाद हैदराबाद आना बेग साहब से, फिर शादी, उसके बाद खादर अली बेग फाउंडेशन का आप एक हिस्सा बनी और बहुत सारे प्लेस किया दुनिया भर में। तो इसका जो तजुर्बा रहा उस बारे में आप ज़रूर बताइए। जी, इट्स अ बिग प्रिविलेज मेरे लिए, क्योंकि मैं जो बैकग्राउंड से आती हूँ, बहुत एकेडमिक, बहुत प्रोफेशनल सेंट्रिक एकेडमिक बैकग्राउंड से आती हूँ। चेन्नई में मेरा पढ़ाई वो सब एक फोकस्ड अप्रोच था। जो आर्ट्स एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या कुछ पैशन प्रोजेक्ट हो सकता है, बट मेन स्ट्रीम करियर नहीं हो सकता है। तो जब मैं मिस्टर मोहम्मद अली बेग से मिली थी, आई एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड प्रोफेशनल थिएटर क्या चीज़ हो सकती है इंडिया में, बिकॉज हम सब जानते हैं ब्रॉडवे कैसा होता है एंड वेस्ट एंड लंदन में वो प्रोफेशनल थिएटर आर्टिस्ट को एक रिस्पेक्ट, एक करियर स्टैंडर्ड जैसा बना सकता हो सकता है, बट इन इंडिया उतना वो नहीं, इट्स नॉट वेरी फीजिबल।
तो लाइक डे टू डे लाइफ में एक कॉरपोरेट ऑफिस जैसे रन करना मैं उनसे सीखी थी। एंड ये एक्सपीरियंस काफ़ी आई ओपनिंग रहा। एंड स्पेशली फर्स्ट हैंड मैं फाउंडेशन का हिस्सा बन के लर्निंग हाउ टू रन ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनली, फिर राइटिंग फॉर स्टेज फॉर सच एन इंटरनेशनल ऑडियंस, नॉट जस्ट हैदराबाद में थिएटर ऑडियंस को इनिशिएट करना, बट हैदराबादी थिएटर को इंटरनेशनली लेके ऑडियंसेस को ट्रांसफॉर्म करना। दैट्स बीन वंडरफुली एनरिचिंग, क्योंकि ज़्यादा लोग हैदराबाद थिएटर डेस्टिनेशन नहीं मानते, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा कल्चर, लीजरली लाइफस्टाइल, क्विजीन, आर्किटेक्चर, वो सब हाईलाइट होते रहता है। बट थिएटर, आई फील ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज ऑफ कादर अली बेग थिएटर फाउंडेशन, हैदराबाद और थिएटर का सिनोनिमस हो चुका है। एंड अ लॉट ऑफ थिएटर आर्टिस्ट जो कहीं कहीं कोनों से आते हैं हैदराबाद को हमारे फेस्टिवल को परफॉर्म करने के लिए, वो सब मानते हैं कि हैदराबाद में थिएटर मतलब कादर अली बेग थिएटर फेस्टिवल या कादर अली बेग थिएटर फाउंडेशन। सो मेरा तजुर्बा बहुत एनरिचिंग रहा है। एंड हमारा क्रिएटिव जर्नी अभी भी नेसेंट बिगिनिंग स्टेज पे है, मैं ऐसा मानती हूँ। बिकॉज हमने जो भी प्लेस किया है, जो हमारे हिस्टोरिकल या हेरिटेज बेस्ड प्लेस, मेरा हस्बैंड का विजन था कि मैं उसमें जुट जाऊंगी, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा कंटेम्प्रेरी, थोड़ा रिलेटेबल, ह्यूमन पर्सपेक्टिव रहा है हमेशा। मेरी राइटिंग का फोकस वही है, ऑलवेज हैज़ बीन। सो खुली दिलों का शहजादा या सवाने हयात, अंडर एन ओक ट्री, स्पेसेस, ये सब प्लेस जो हमने लिखा है वो सब ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर है, बट विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हैदराबादी कल्चर या हिस्ट्री एट द सेम टाइम, जो हर कोई रिलेट कर सकते हैं। सो ये मैंने देखा है कि हम प्रोफेशनल थिएटर रन कर सकते हैं, एट द सेम टाइम हम दिलों को टच कर सकते हैं और उनके लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, या टर्की में हो या ऑक्सफोर्ड या शिकागो, सिंगापुर, दुबई, wherever it has been. It like for example हमारा प्ले स्पेसेस एक प्ले है जो हैदराबादी हवेली के ऊपर है। ये प्रोटैगनिस्ट जो मैं प्ले करती हूँ वो अपने एंसेस्ट्रल होम को हमेशा साथ में रखना चाह रही है, उसको प्रिजर्व करना चाह रही है, बट इतने सारे फोर्सेस अराउंड हर बोल रहे हैं कि नहीं, इसको छोड़ दो, ये पुराना हो गया, एंड मेंटेनेंस रिस्टोर करना वो सब पुराने ज़माने की बात है, फ्यूचर के बारे में देखो। सो ये स्टोरी हम तो इंडिया में समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक चाइल्डहुड होम था, दादा के घर, या जो घर जो हमारे इतनी मेमोरीज है उसमें, तो हमने सोचा या इन इंडिया या चेन्नई में या दिल्ली में सबको रिलेटेबल बन सकती है ये कहानी। बट टर्की में पीपल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पीपल फ्रॉम ऑब्वियसली इंग्लैंड में वो कल्चर, कॉलोनियल कल्चर भी वैसे ही है, बट हम जो जगह परफॉर्म करते हैं, द बेस्ट पार्ट इज़ लोग आके बोलते हैं कि यस दिस इज़ माई स्टोरी, आपने मेरी कहानी बताई है। तो वो फीलिंग जो हम इतना काम कर रहे हैं, इतना लाइक जो भी एफर्ट एंड टेक्निकलिटीज़, लॉजिस्टिक्स सब जाता है एक प्रोडक्शन बनाने में, वी समटाइम्स लूज द फोकस ऑफ ये एक्चुअली इमोशनल वैल्यूज़ या ह्यूमन सेंट्रिक कला है। इट्स ऑल अबाउट पीपल। हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस के लिए परफॉर्म कर रहे हैं और सोल का सोल कनेक्शन होता है। सो जब ये ऑडियंस फीडबैक मिलती है, एंड स्पेशली इंटरनेशनली, तो बहुत ग्रैटिफाइंग फील होता है। एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई फील जो हमारा फाउंडेशन का मोटो है और बेसिस है, ये कादर अली बेग साहब का शुरुआत है, एंड इट्स लवली दैट हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं इन टुडेज डे एंड एज। हर कोई बोलते हैं कि थिएटर इज़ अ डाइंग आर्ट, बट आई डोंट थिंक, जब भी ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं इस प्लैनेट में और लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता है और वो कनेक्शन को चाहते हैं, देन थिएटर विल थ्राइव ऑलवेज। मैं वही मानती हूँ। सो जो ये फैमिली फाउंडेशन है वो
आई थिंक इट शोज जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स जो हम शोकेस किया है, लाइक इंटरनेशनल स्टेजेस पे, एडिनबरा फेस्टिवल में या फ्रांस में, ये बहुत रिस्पेक्टेबल फोरम्स पे हमने हमारे स्लाइस ऑफ थिएटर परफॉर्म किया है. बट एट द सेम टाइम हैदराबाद में गोलकोंडा फोर्ट, चौमहल्ला पैलेस, हेरिटेज साइट्स पे हम हैदराबादी ऑडियंसेस को खुद जो लोग फर्स्ट टाइम गोलकोंडा फोर्ट विजिट करें हमारे प्लेस की वजह से, दैट्स ऑल्सो अनदर, आई थिंक वी शुड फील प्राउड कि हम वो ट्रांसफॉर्मेशन के हिस्सा बन चुके हैं. सो दैट्स माई एक्सपीरियंस. बहुत मल्टीफोल्ड रहा है, बहुत एनरिचिंग, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं इस फाउंडेशन एंड फैमिली की पार्ट हूँ, क्योंकि आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन सम वे टू people's lives in general. नूर, ये बताइए हमें कि आप चेन्नई से बिलोंग करती हैं, मद्रास. बेसिकली वहाँ की लैंग्वेज और फिर उर्दू लैंग्वेज या फिर हैदराबादी लैंग्वेज काफ़ी फ़र्क होता है. जब एक प्ले जब आप करती हैं तो काफ़ी बड़ा कंटेंट होता है और एक साथ 1 घंटा या फिर पौन घंटा आप मुसलसिल डायलॉग बोलती हैं आप अपने हस्बैंड के साथ, मोहम्मद अली बेग साहब के साथ. तो आपको कितनी दुश्वारियां पहले पेश आती थी? क्योंकि हमने भी बहुत सारे प्लेस देखे हैं, तो ये जो फॉर्मेट को जिस अंदाज में कहाँ से सीखा है? क्या आपके पतिदेव या हस्बैंड ने काफ़ी हेल्पफुल काम किया है डायलॉग के लिए, फिर आपके एक्सप्रेशन के लिए? क्योंकि देखिए आर्टिस्ट को डायलॉग के साथ साथ एक्सप्रेशन पर भी फोकस करना पड़ता है, तो कितनी दुश्वारी होती होगी शुरुआत में, उस बारे में बताइए. जी, या मैं तो चेन्नई से हूँ, बट मेरी तमिल भी उतनी अच्छी नहीं है. मैं ज़्यादा इंग्लिश बोलती हूँ क्योंकि आई एम फ्रॉम मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड, सो इंग्लिश हमारे ब्रिजिंग लैंग्वेज हमेशा रहती है. सो पहले जब हम होली किए थे, एक बहुत सीनियर पोएट, लॉयर एंड फैमिली फ्रेंड, बहुत क्लोज थे हमारे लिए, जनाब खदीर जमा साहब, वो ट्रांसलेट किए थे हमारे 2 पहले प्लेस. तो उनकी उर्दू तो काफ़ी वेरी लिटरेरी, हाई लेवल थी, हाई स्टैंडर्ड्स थी. तो पहले मैंने इट वाज अ बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि पहले समझना, बिकॉज एन आर्टिस्ट को पहले टेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. बट आई वॉज वेरी लकी बिकॉज माई हस्बैंड बहुत अलग टाइप के डायरेक्टर हैं. लाइफ में बहुत अटेंशन को डिटेल देते रहते हैं, ही इज़ वेरी परफेक्ट अबाउट हर कोई चीज़, बट इन डायरेक्शन थोड़ा ही लेट्स यू ब्रीद. एंड वो तो मेरे लिए बहुत अच्छी लगी, क्योंकि पहले जब हम नए आते हैं, जो भी है एक्सपीरियंस्ड एक्टर या फ्रेशर, एक न्यू प्ले, एक न्यू बिगिनिंग होती है ना, तो इट वुड बी लाइक आप पढ़ो, आप फील करो, आप एक्सपीरियंस करो, आप अपना जो भी है टेबल पे ला लो एंड एक्सप्रेस इट. सो देन लाइटली जब हम अपने आप को खुद डिस्कवर करते हैं, वो कैरेक्टर को, एंड रिहर्सल्स के बाद, देन लाइटली ही करेक्ट्स यू एंड गाइड्स यू, विच मेरे लिए इट्स, I think he's the best director I've ever seen, because for an actor I think ये बहुत important चीज़ होती है कि डायरेक्टर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है. and this is exactly what I felt with him from the beginning, and that's been really wonderful, because that's brought good results. I think so. So that's why. So उर्दू लैंग्वेज के बारे में आई थिंक दिस इज़ व्हाट हेल्प बिगिनिंग में, एंड अभी तो होली का आई थिंक देयर मस्ट बी 200-300 शोज हो चुके हैं. सो नहीं, मैं हमारी ऑडियंस के लिए ये सवाल किया क्योंकि आप तो डायलॉग्स प्लस जो है एक्टिंग के गुण जो बताती हैं आप स्टेज के ज़रिए, बहुत ही ज़बरदस्त होता है. तो खैर बहरहाल आपने बता ही दिया कि आपके डायरेक्टर का कमाल है. तभी तो आप लोगों का बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेज में लोग तालियां भी बजाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. तो मैं शुरुआत की बात कर रहा था क्योंकि हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि पहली मरतबा आप हैदराबादी सितारे के लिए इंटरव्यू दे रही हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल रखा.
क्योंकि आई थिंक राइटर्स को भी एक्टर्स को भी माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट तो फ्री सोल्स रहते हैं, और हम ह्यूमन इमोशंस एंड एक्सप्रेशन को टैप करके उसको प्रेजेंट करते हैं। तो द डायरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्टर गाइडेंस दे सकते हैं बट डायरेक्टर बिल्कुल उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए डायरेक्टर और एक्टर के बीच में एक सिम्बायोसिस होनी चाहिए, एंड दिस आई थिंक है टचवुड। तो फिर राइटर को आप कुछ भी नहीं मानेंगे, सिर्फ डायरेक्टर होता है नहीं, आपकी तो नजर as में, a ताकि writer, I आपके can't- हस्बैंड जी। डायरेक्टर है जी। तब उनका नाम आप ले रही हैं। जी, नो आई थॉट ये एक्टर के गाइस में, अभी आप राइटर से पूछेंगे तो थोड़ा अलग होगा। नहीं, I think- राइटर जो yeah, लिखता है जी डायरेक्टर समझ के फिर एक्टर को बताता है, जी, तब जाके वो काम मुकम्मल होता है। नहीं 3 लेवल्स तो होते हैं इसमें। नहीं, सिर्फ आप अपने हस्बैंड की तारीफ कर रही है, वो भी आपकी तारीफ कर रहे हैं, ये वो अच्छी राज चीज़ है समझ ना। में नहीं आया। चलिए, बहुत जी। अच्छी बॉन्डिंग है, जी। बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं आप लोग, माशाल्लाह, Thank बहुत you। ज़बरदस्त है। अच्छा, एक बात है नूर बेग साहिबा कि जिस तरह आपके हस्बैंड मोहम्मद अली बेग साहब अभी वेब सीरीज में छलांग लगाए हैं, जी, आपको कितनी खुशी महसूस होती है? क्या फिर उसके बाद आप भी वेब सीरीज की तरफ आना चाहती हैं? मे बी अगर हम कुछ साथ में करें तो, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं हमारे होम प्रोडक्शन के लिए। मैं अभी सीक्रेट्स नहीं रिवील करूंगी। नहीं, आप कुछ तो बताइए। That's एक और एपिसोड के लिए। अच्छा, नहीं सेव करें। बताइए, क्योंकि वो बता रहे थे बहुत अच्छे आप राइटर भी हैं, जी, तो उस माध्यम से आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपके जो आइडियाज़ है, जी, वो आइडियाज़ को ये वेब सीरीज जो बना रहे हैं उनको ये बता कर काम तो नहीं चुरा रहे हैं? नहीं, नॉट जस्ट वेब सीरीज, वो फिल्मों में भी काम करते हैं हाँ, हाँ, काफी। बिल्कुल। तो आई फील वेब सीरीज तो एक ही फॉर्मेट है। हमारे पास तो पहले हमारा प्रायोरिटी थिएटर है ऑब्वियसली, तो वो होम प्रोडक्शंस काफ़ी मीडियम्स के ऊपर स्प्रेड हो सकते हैं। सो राइटिंग तो वो एसेंस एक स्टोरी है इवेंचुअली, तो हम देखते हैं कौन सा माध्यम पे फिट होता है, देन वी प्रोसीड फर्दर। तो अभी के लिए उनका प्रोजेक्ट्स तो चल रहे हैं। वी हैव प्लान्स इन द फ्यूचर कि हमारा भी स्टोरी टेलिंग बाकी है, हमारे पर्सपेक्टिव से हमारी सिटी को रिप्रेजेंट भी करके, वो तो इन द पाइपलाइन है। देखिए नूर बेग साहिबा, जिस तरह मोहम्मद अली बेग साहब ने बताया कि आप बहुत अच्छा लिखती हैं, तो अभी आप लोग प्लेस करती हैं, तो क्या इन फ्यूचर वेब सीरीज़ आप दोनों मिलकर भी प्लान कुछ पाइपलाइन में रखा है जहन में? क्योंकि आज दौर बदल गया है, आज के दौर में वेब सीरीज़ का चलन आम हो गया है। उस लिहाज से क्या आप लोग फ्यूचर में वेब सीरीज़ भी बनाना चाहती हैं? हो सकता है, आई एम नॉट रिवीलिंग एनीथिंग। अच्छा। जी, नहीं है, आइडियाज तो हैं, प्लान है, वेब सीरीज हो या फिल्म। अच्छा, फिल्म का आप लोगों का जहन बना हुआ है? जी जी। बिकॉज वेब सीरीज का, आई मीन आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट वेब सीरीज, बट इट्स सिर्फ फॉर्मेट का फ़र्क होता है आई थिंक। बिकॉज जो किसी ने बोला था कि एक फिल्म शॉर्ट स्टोरी होती है, वेब सीरीज नॉवल होती है, तो ऑब्वियसली वेब सीरीज चैप्टर्स में सेपरेट हो जाते हैं एंड फिल्म इज वन स्ट्रेट स्टेडी स्टोरी। तो इट डिपेंड्स। हम अभी तो इनिशियल स्टेजेस में डिस्कशन में हो रहा है, तो वील सी क्या फिट होता है एंड कौन सा प्लेटफॉर्म में, देन वील नो। नहीं, लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, वो आप जहन में अगर रखें तो क्या आप जो फिल्म की बात कर रहे हैं, क्या वो सक्सेस माध्यम होगा, या फिर देखिए वेब सीरीज़ का चलन ही आम हो गया है, तो आप फिल्म की तरफ फोकस ज़्यादा कर रही हैं? मे बी, आई थिंक सो, क्योंकि एक्चुअली मेरे पर्सपेक्टिव से कोई फ़र्क नहीं है अभी एट दिस स्टेज। देखेंगे जब कंप्लीट हो जाएगा, देन वील सी कैसा एक उसको स्प्लिट अप करना है वेब सीरीज़ के थ्रू, स्टोरी का और भी एक्सप्लोरेशन जाना है, देन ऑब्वियसली वेब सीरीज़ का फॉर्मेट फिट हो जाता है। बट अगर एक शॉर्ट स्टोरी का माइंडसेट है आपके पास, जो ये स्टोरी कंप्लीट होके ये फाइनलिटी है, देन फिल्म का फोकस रहता है।
सो माई आंसर एक्चुअली जो मैं इतना बोल रही हूँ इज दैट अभी तक तो फाइनलाइज नहीं हो चुका है. मे बी अ फिल्म, मे बी वेब सीरीज, बट थिएटर तो कंटिन्यू ही रहेगा. नहीं, लेकिन बहैसियत राइटर तो आप एक जहन बना के चलते हैं कि भाई मुझे फिल्म लिखनी है या वेब सीरीज़. उस लिहाज से मैंने आपसे सवाल किया था. तो आपने फिल्म का जहन बना के रखा है कि जो आप स्क्रिप्ट लिख रही हैं फिल्म की है. वो तो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है एंड आई डोंट थिंक फिल्म्स का डेथ हो चुका है. और एनीवे जैसे थिएटर भी है, सिनेमा तो हमेशा चलेगा. वेब सीरीज आई थिंक आई मीन दोनों साथ साथ चल के भी हो सकते हैं, बिकॉज जब हम नेटफ्लिक्स पे जाते हैं हम वेब सीरीज सोच के चूज नहीं करते ना. हम तो देखते हैं कि लाइक ये स्टोरी अपीलिंग है या ये कहानी कुछ ट्रू स्टोरी है. तो आई थिंक ऑडियंस तो ऑडियंस है. अच्छी कंटेंट है तो एनीवन विल वॉच एनीथिंग, बी इट अ यूट्यूब वीडियो या शॉर्ट क्लिपिंग या वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री. कंटेंट या स्टोरी इज किंग हमेशा. वही और ऑडियंस का रिस्पेक्ट करनी चाहिए दैट दे वांट समथिंग गुड क्वालिटी. तो आई थिंक देखेंगे फ्यूचर में. बिल्कुल. तो बहरहाल नूर बेग साहिबा आपको बहुत बहुत मुबारक सुल्तान साहब की, क्योंकि एक और इंटरव्यू में हमारे मोहम्मद अली बेग साहब को मुबारकबाद दी थी. तो हमारे शहज़ादे हैं, तो शहज़ादे का क्या हाल है उस बारे में बताइए, क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है उसके जो बच्चे परवरिश या फिर परवान चढ़ते हैं तो काफ़ी दिक्कतें पेश आती है. तो आपके साथ क्या मामला जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप भी बिज़ी होती हैं और फिर आपके हस्बैंड मोहम्मद अली बेग साहब भी बिज़ी होते हैं. ऐसी सूरत हाल में फिर जो निगहदाश्त का मामला आता है, बच्चे को संभालने का मामला आता है, उतना वक्त दे नहीं पाते, उस बारे में बताइए. अभी तक तो मेरे हस्बैंड बोलेंगे कि आपने थोड़ा सा मैटरनल लीव ले लिया है. इट्स एक बैलेंस रहनी चाहिए, बिकॉज अभी मैं सोचती हूँ कि ही इज़ वेरी स्मॉल और उनको वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी रहते हैं लाइफ में. एक पूरा लाइफ आपके ऊपर डिपेंड है एंड आपको चुना है. तो इट्स सब फोकस, आई मीन एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड उनका शेड्यूल, उनका जो भी नीड्स हैं. तो आई थिंक आई मीन डिस्पाइट वो हेक्टिक शेड्यूल मेंटेन करके उनको अटेंशन देके वी मैनेज टू कंटिन्यू आवर थिएटर शेड्यूल ऑल्सो. तो आई थिंक वो सब एक्सपोज होके उनको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि उनके पेरेंट्स क्या करते हैं एंड वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट. और अगर उनको 2 घंटे के लिए छोड़ दिए एट होम, मे बी ही लर्न कि लाइक ये आर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोगों के लिए एंड वाई इट्स नॉट जस्ट समथिंग दैट इज़ वर्थ गोइंग फॉर. सो आई थिंक वो बच्चे बहुत समझदार रहते हैं एंड एज लॉन्ग एज दे एक्सपोज टू थिंग्स वो समझ जाते हैं एंड दे लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट आर्ट, अबाउट एस्थेटिक्स बहुत अर्ली एज में. एंड आई फील उनमें हैं ऑलरेडी. ही माशाल्लाह आई फील हैप्पी टू सी दैट, क्योंकि आई मीन हिज पेरेंट्स हैव चोजन अ वेरी डिफरेंट लाइन. तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर हिम ऑल्सो इवेंचुअली. जो भी, हम तो फोर्स नहीं करेंगे कि आई मीन दिस इज़ योर लेगेसी. ऑब्वियसली हम विल बी वेरी हैप्पी अगर वो चुनेंगे ये पाथ, बट इट्स अप टू हिम. वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, आई फील वी विल सपोर्ट इट. बट ऑफकोर्स ये रखना साथ में दैट दिस आर्टिस्टिक लेगेसी, I think he will choose it, but I'm not going to force it on him. नहीं, ये तो खैर आप फ्यूचर की बात बता रही हैं. आप अभी के बारे में बोल, अभी के बारे में मैं जानना चाह रहा था. अभी तो बैलेंस which is like 90% him or 10% हमारे काम. But luckily it's been, mashallah, it's been doable. एंड हम मैनेज करते हैं हमारा शेड्यूल या उनको लेके जाते हैं. ही इज़ कम फॉर रिहर्सल्स एंड सेट को देखा है, इंस्पेक्ट किया है, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप सब कुछ देख लिया है उन्होंने. तो आई थिंक अभी तो कुछ आइडिया है कि रिहर्सल्स क्या होते हैं, स्टेज सेटअप क्या होता है, स्टोरी टेलिंग क्या है. तो हम जो छोटे स्टोरीज हम उनको बोलते हैं, हम बड़े ऑडियंस को भी बोलते हैं.
तो अभी आप ऑडियंस के साथ साथ आपके शहजादे को भी आप समझा रही हैं स्टोरी क्या होती है बेटा। आपके वालिद मोहतरम मुझे बताएं, अब मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि उर्दू सिखाते वक्त या डायरेक्शन देते वक्त आपके वालिद मोहतरम यानी सुल्तान के वालिद ने हमें बताया था, अब हम आपको बता रहे हैं। अच्छा। नूर बेग साहिबा, एक सवाल ये है कि आप काफ़ी अरसे से स्टेज पर काम कर रही हैं, तो स्टेज पर जो ख़वातीन को माविन के तौर पर रखा जाता है, जबकि स्मार्ट स्क्रीन यानी वेब सीरीज़ या फिल्म की हम बात करें तो उसमें ख़वातीन को बिल्कुल तौर पर नुमाया तौर पर पेश किया जाता है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? एक चीज़ है ये कि थिएटर एक स्लो बर्न परफॉर्मिंग आर्ट है जिसमें डेप्थ है और हमेशा जो कहानियाँ जो इन डेप्थ एक्सप्लोर हो सकते हैं वो थिएटर में ऑडियंस इन्वॉल्व करके एक बहुत सेंसरी एक्सपीरियंस बन जाता है। तो थिएटर का ऑडियंस थोड़ा नीश रहता, थोड़ा जो लोग एक्सपीरियंस को ढूंढ रहे हैं, एक ओवरऑल सोलफुल एक्सपीरियंस को ढूंढ रहे हैं, वो लोग थिएटर का ऑडियंस बनते हैं जनरली। सो मे बी मेरा ख्याल से थिएटर लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है एंड थिएटर हमेशा रूटेड है रियलिटी में, तो इसलिए विमेन स्टोरीज और विमेन के कैरेक्टर्स रियलिस्टिक रहते हैं, मोर डीप और मीनिंगफुल जनरली रहते हैं। एंड फिल्म्स का इट्स लाइक इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, लाइक मेरे हस्बैंड हमेशा कंपेयर करते हैं बिरयानी और फास्ट फूड सो वो कंपैरिजन लेके वी कैन से दैट फिल्म फास्ट फूड जैसे रहते हैं, तो वी वांट इंस्टेंट एंटरटेनमेंट और ग्लैमर एंड ग्लिट्स एंड सम काइंड ऑफ रिलीफ हमारे सेंसेस के लिए, जो पूरे हार्ड डेज वर्क के बाद वी वांट टू जस्ट फॉरगेट ऑल द ट्रबल्स एंड वी वांट समथिंग एंटरटेनिंग। तो इसलिए फिल्में में ट्रेडिशनली विमेन के कैरेक्टर्स थोड़े निगलेक्ट हो चुके हैं, देयर ग्लैमरस और देयर साइड लाइन। बट आजकल एक चेंज हो रहा है, आई फील कि विमेन कैरेक्टर्स थोड़ा सेंटर स्टेज हो जा रहे हैं सब्जेक्ट्स में, एंड बिकॉज टेक्निकल क्रू भी ज़्यादा विमेन प्रोफेशनल्स का इन्वॉल्वमेंट भी है इन फिल्म मेकिंग प्रोसेस भी। तो आई थिंक मोर फीमेल राइटर्स, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस आए हैं, तो देन दैट इज़ चेंजिंग थिंग्स बिकॉज द पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जा रहा है। बट थिएटर इन द सेंस, इसलिए ये कंपैरिजन हमेशा रहेगा बिकॉज थिएटर इज़ डीपर, थिएटर इज़ अलाइव। तो लाइफ में इट हैज़ टू रिप्रेजेंट द ट्रूथ एंड द फेमिनिन साइड ऑफ लाइफ। तो एंड ऑल्सो थिएटर हमेशा थिंकर्स के कंट्रीब्यूशन रह चुका है इन इंडिया स्पेशली। पहले थिएटर ग्रुप्स हमेशा बहुत इंटेलेक्चुअल लोग काम करते थे थिएटर में, एंड इट वाज ऑलवेज अबाउट जो इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं तो थिएटर के थ्रू प्रेजेंट करके लोगों को पहुंचाने के लिए वो सब प्रोडक्शंस रहते थे। एंड स्पेशली लेट कादर अली बेग साहब के प्लेस बहुत सोशली मीनिंगफुल भी रह चुके हैं एंड वो टाइम के इश्यूज़ को कन्वे करते थे। एंड तब विमेन एम्पावरमेंट एक इशू था, अभी भी इट्स सैड टू से बट अभी भी है काफ़ी हमारी सोसाइटी में, सटल मिसोजिनी, पैट्रियार्की, वो सब। तो वो ज़्यादा फिल्में में इफ़ वी कैन मेक अ चेंज वो बहुत अच्छी बात है, बट फिल्में हमेशा एस्केपिस्ट रहेंगे, वो तो हम कन्फ्रंट करना चाहिए कि हमेशा फिल्म इज़ एन इंस्टेंट एंटरटेनमेंट और थिएटर हमको प्रोवोक करेगी, हमको थॉट्स प्रोड्यूस करने के लिए करना चाहिए। गो होम एंड थिंक अबाउट मैं इससे क्या सीखा हूँ, मैं मेरे लाइफ को कैसे बदल सकता हूँ, दैट इज़ थिएटर। सो दैट्स प्रॉबेबली एक राउंड अबाउट वे ऑफ एनालाइजिंग व्हाई विमेन आर निगलेक्टेड इन फिल्म एंड इन थिएटर। इट्स मोर रियलिस्टिक। आई डोंट नो इफ दैट शुड कंटिन्यू, बट वो तो चेंज हो रहा है स्लोली। नहीं, आप क्या मानती हैं, क्या ख़वातीन एक्टिंग कर नहीं पाती जिसकी वजह से राइटर्स उनको सिर्फ ग्लैमर के तौर पर पेश करते हैं फिल्म में?
बिकॉज ऑफ राइटर्स. हाँ, या फिर आप किसको दोषी करार देंगे? आई थिंक इट्स अ सर्कल. राइटर्स और डायरेक्टर्स सोचते हैं कि ऑडियंस को यही चाहिए, बट ऑडियंस आप आप कुछ अच्छा बनाएंगे तो देन ऑब्वियसली अ स्टोरी लाइक बजरंगी भाईजान देखिए, वो उसमें देयर वाज नो ग्लैमर एलिमेंट. इट वाज अ फिल्म विच वाज वेरी डीप और एक बहुत टचिंग स्टोरी के बारे में था. ऑडियंस लव्ड इट. तो आप बना दीजिए, अच्छा कंटेंट बना दीजिए, अच्छी स्टोरीज लिखिए, एंड द ऑडियंस विल वांट मोर ऑफ दैट. अगर आप कुछ भी पेश नहीं करें न्यू, देन हाउ विल दे नो दैट देयर इज मोर, यू नो. या तो फिल्में को अवॉइड करेंगे, बट अगर हम हमारा फ़र्ज़ है कि हर मीडिया हम उसको अपलिफ्ट करना चाहिए एंड मेक इट मोर डीप और रियल एंड मेक पीपल स्प्रेड पॉजिटिविटी, तो हम एज आर्टिस्ट हमारा फ़र्ज़ रहता है कलेक्टिवली, आर्टिस्ट हो या राइटर हो या डायरेक्टर हो. आई डोंट थिंक किसी एक को ब्लेम करना चाहिए, बट एक चीज़ तो ऑडियंस को नहीं ब्लेम करना चाहिए कि ऑडियंस को यही चाहिए एंड इसको ही प्रोड्यूस करना है. दैट इज़ रॉन्ग. तो आई थिंक एज एन इंडस्ट्री वी आर चेंजिंग और इट शुड कंटिन्यू. चलिए, अच्छी बात है. बहरहाल हमारी नए ख्वाहिशात के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने इतना कीमती वक्त दिया. बेहद बेहद शुक्रिया नूर बेग साहिबा. थैंक यू वेरी मच.